नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आज के मुख्य समाचार में, जिसमें सबसे पहली और बड़ी खबर में आपको बताएंगे कि ऑपरेशन सिंदूर के दौरान बंकर में छिपने की नौबत आ गई थी। पाकिस्तान के राष्ट्रपति जरदरी का कबूलनामा। खबर में आगे जिक्र होगा कि पाकिस्तान की घनघोर बेइज्जती, एयरपोर्ट पर ही शहबाज से मिले यूएई के राष्ट्रपति, इस्लामाबाद आने से किया इनकार। आगे आपको बताएंगे कि चीन को समंदर में घेर कर मारने की तैयारी, स्ट्रिंग ऑफ पर्ल्स के खिलाफ इंडो पैसिफिक में भारत की नई रणनीति क्या आपको बताएंगे। आगे जिक्र होगा कि ट्रंप का टैरिफ दाव पड़ा उल्टा, यूएस में दनादन दिवालिया हुई कंपनियां, 15 साल का टूटा रिकॉर्ड। और इसी के साथ आगे जिक्र होगा कि पेट्रोल डीजल बंद करो वरना चलाऊंगा डंडा, नितिन गडकरी के बयान से ऑटो सेक्टर में मची खलबली। दोस्तों, हर एक खबर की गहराई में आपको ले जाएंगे, लेकिन उससे पहले आपसे निवेदन की वीडियो कीजिए लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबाकर कमेंट में लिखिए जय हिंद। रुक करते हैं सबसे पहली और बड़ी खबर की तरफ। ऑपरेशन सिंदूर के दौरान बंकर में छिपने की नौबत आ गई थी। पाकिस्तान के राष्ट्रपति जरदरी का कबूलनामा। जी हाँ दोस्तों, यहाँ पर वैश्विक मंच पर पाकिस्तान एक बार फिर न सिर्फ बेनकाब हुआ है, बल्कि इसे शर्मिंदगी भी उठानी पड़ी है, क्योंकि इसने मई में भारत द्वारा किए गए राजनीतिक और सटीक हमलों के प्रभाव को स्वीकार किया है। पहलगाम आतंकी हमले के प्रतिशोध में ऑपरेशन सिंदूर के तहत पाकिस्तान के खिलाफ भारत की त्वरित और सटीक जवाबी सैन्य कार्रवाई से पड़ोसी देश न केवल सामरिक दृष्टि से थर्रा उठा था, बल्कि उसका शीर्ष नेतृत्व भी बेहद खौफजदा था। पाकिस्तान में डर का यह आलम था कि राष्ट्रपति आसिफ अली जरदरी को बंकर में शरण लेने की सलाह दी गई थी। इस बात की तस्दीक एक कार्यक्रम में स्वयं जरदरी ने की। उन्होंने शनिवार को स्वीकार किया कि मई में तनाव बढ़ने के बाद नई दिल्ली के जवाबी हमलों के दौरान उनके सैन्य सचिव ने उन्हें सुरक्षा के लिए तुरंत बंकर में जाने की सलाह दी थी। यह भारतीय सैन्य कार्रवाई के दौरान पाकिस्तान के शीर्ष नेतृत्व में व्याप्त भय को उजागर करता है। रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज की तरफ। पाकिस्तान की घनघोर बेइज्जती, एयरपोर्ट पर ही शहबाज से मिले यूएई के राष्ट्रपति, इस्लामाबाद आने से इनकार। जी हां दोस्तों, आपको बता दें कि संयुक्त अरब अमीरात के राष्ट्रपति शेख मोहम्मद बिन जायद अल नहायन शुक्रवार को पाकिस्तान पहुंचे थे। इस दौरान उनका आर्मी चीफ हसीम मुनीर, प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ और विदेश मंत्री इशाक डार ने रावलपिंडी के एयरपोर्ट पर स्वागत किया। इसे संयुक्त अरब अमीरात के राष्ट्रपति की पाकिस्तान की आधिकारिक यात्रा बताया गया और काफी हलचल देखी गई। हालांकि अब इस यात्रा से जुड़ी जो चीजें सामने आई हैं वो पाकिस्तान के लिए शर्मिंदगी का सबब बन रही हैं। यूएई के प्रेसिडेंट ने इस्लामाबाद आने से ही इनकार कर दिया है। यूएई के राष्ट्रपति ने अपनी इस यात्रा के दौरान पाकिस्तान के नेताओं को कोई भाव नहीं दिया। यहाँ तक कि प्रधानमंत्री और आर्मी चीफ से भी उन्होंने एयरपोर्ट पर ही कुछ देर के लिए बात की है। टीवी कार्यक्रम में पाकिस्तानी सरकार के मंत्री ने खुद माना है कि यूएई के राष्ट्रपति कुछ देर नेताओं के बातचीत के बाद निजी कार्यक्रम पर निकल गए। ये पाकिस्तान के लिए बेइज्जती का सबब बन रहा है। रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज तरफ। चीन को समंदर में घेर कर मारने की तैयारी, स्ट्रिंग ऑफ पर्ल्स के खिलाफ इंडो पैसिफिक में भारत की नई रणनीति तैयार। जी हाँ दोस्तों, आपको बता दें कि चीन के स्ट्रिंग ऑफ पर्ल्स को काउंटर करने के लिए भारत ने एक शानदार प्लान बनाया है, जिसमें तेजी से बदलते इंडो पैसिफिक में प्रतिद्वंदिता और महत्वपूर्ण समुद्री रास्तों पर वर्चस्व कायम करना है। भारत चुपचाप लेकिन मजबूती से एक गंभीर समुद्री ताकत बनने की दिशा में कदम बढ़ा रहा है। भारत सरकार के मैरीटाइम इंडिया विजन 2030 में बंदरगाहों, शिपिंग, अंतर्देशीय जलमार्गों, तटीय बुनियादी ढांचे और लॉजिस्टिक नेटवर्क को आधुनिक बनाने के लिए 150 से ज़्यादा पहलों के साथ एक अभूतपूर्व योजना बनाई है। इसका लक्ष्य आर्थिक सुरक्षा और कनेक्टिविटी के जरिए भारत के इंडो पैसिफिक में प्रभाव को बढ़ाना है। भारत का समुद्री विस्तार सिर्फ हार्डवेयर और प्लेटफॉर्म तक ही सीमित नहीं है। यूरेशियन टाइम्स में लिखते हुए थिंक टैंक CNAWS की सीनियर फेलो दिव्या मल्होत्रा ने कहा कि भारत की इस नीति में डोमेन जागरूकता, स्वदेशी तकनीक और संस्थागत गहराई भी शामिल है। रियर एडमिरल मोंटी खन्ना ने लंबे समय से इस बात पर जोर दिया है कि समुद्री क्षेत्र हर जगह मौजूद है, वैश्विक साझा संपत्ति का हिस्सा है और उन महत्वपूर्ण क्षेत्रों में से एक है जहां बड़ी ताकत के बीच मुकाबला चल रहा है। रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज की तरफ। ट्रंप का टैरिफ दाव पड़ा उल्टा, यूएस में दनादन दिवालिया हुई कंपनियां, 15 साल का टूटा रिकॉर्ड। जी हाँ दोस्तों, डोनाल्ड ट्रंप भले ही टैरिफ को सही साबित करने के लिए तमाम दावे कर रहे हों और इसे अमेरिका में रेवेन्यू में इजाफा करने वाला बताते हों, लेकिन तस्वीर इससे बिल्कुल अलग नजर आ रही है। रिपोर्ट की माने तो अमेरिका में कंपनियों के दिवालिया होने के मामले इस साल 2025 में 15 साल के हाई पर पहुंच गए हैं। कंपनियां इसकी बड़ी वजह ट्रंप टैरिफ को बता रही है। इसके अलावा महंगाई इस स्थिति को और भी बिगाड़ने का काम कर रही है। द वॉशिंगटन पोस्ट की एक रिपोर्ट के मुताबिक 2025 में अमेरिका में कंपनियों के दिवालिया होने के मामलों में भारी वृद्धि हुई है, जो महामंदी के तुरंत बाद के स्तर के बराबर नजर आई। S&P ग्लोबल मार्केट इंटेलिजेंस के आंकड़ों को देखें तो जनवरी से नवंबर के बीच 717
कंपनियों ने चैप्टर 7 या चैप्टर 11 के तहत दिवालियापन के लिए आवेदन किया। ये 2024 के इन 11 महीनों की तुलना में लगभग 14% ज़्यादा है, जबकि साल 2010 के बाद से सबसे अधिक आंकड़ा है। रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज़ की तरफ। पेट्रोल डीजल बंद करो वरना चलाऊंगा डंडा, नितिन गडकरी के बयान से ऑटो सेक्टर में मची खलबली। जी हाँ दोस्तों, नागपुर में आयोजित एक कार्यक्रम के दौरान केंद्रीय सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी ने पेट्रोल और डीजल पर निर्भरता को लेकर बड़ा और सख्त संदेश दिया। उन्होंने साफ कहा कि देश को पारंपरिक ईंधनों से बाहर निकालना होगा और इसके लिए सरकार वैकल्पिक ईंधन को तेजी से बढ़ावा दे रही है। गडकरी ने मंच से स्पष्ट शब्दों में कहा कि बतौर परिवहन मंत्री उन्होंने इस दिशा में कड़ा रुख अपनाया है। कार्यक्रम के दौरान नितिन गडकरी ने कहा कि मैं ट्रांसपोर्ट मंत्री हूं और मैंने डंडा लगाया है, डीजल और पेट्रोल बंद करो वरना यूरो 6 के एमिशन नॉर्म्स लागू कर दूंगा। इसी के साथ उन्होंने बताया कि सरकार लगातार ऐसे कदम उठा रही है जिससे ऑटोमोबाइल और ट्रांसपोर्ट सेक्टर में पेट्रोल डीजल की जगह स्वच्छ और वैकल्पिक ईंधन को अपनाया जा सके। गडकरी ने जानकारी दी कि अब ट्रैक्टर कंपनियां भी फ्लेक्स इंजन तकनीक पर तेजी से काम कर रही हैं। उनके मुताबिक 100% इथेनॉल और सीएनजी से चलने वाले फ्लेक्स इंजन ट्रैक्टर तैयार हो चुके हैं और ये तकनीक किसानों और परिवहन क्षेत्र के लिए लागत कम करने के साथ साथ पर्यावरण संरक्षण में भी अहम भूमिका निभाएगी। रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज़ तरफ। दुनिया मान रही भारतीयों के दिमाग का लोहा, ग्लोबल कंपनियों के लिए नया ब्रेन हब बना भारत। जहां दोस्तों आपको बताते हैं कि इंडियन ब्रेन का लोहा पूरी दुनिया मानती है। नासा से लेकर मल्टीनेशनल कंपनी हर तरफ भारतीयों ने अपनी प्रतिभा का लोहा मनवाया है। ग्लोबल कंपनियों के लिए भारत ब्रेन हब बनता जा रहा है और भारत में 1700 से ज़्यादा ग्लोबल कंपैटिबिलिटी सेंटर्स चल रहे हैं जो दुनिया में सबसे ज़्यादा हैं और ये मल्टीनेशनल कंपनियों के किसी दूसरे देश में स्थित ऐसे सेंटर हैं जहां कोर बिजनेस, टेक्नोलॉजी, इनोवेशन, स्ट्रेटेजिक फैसले लिए जाते हैं। भारत में दुनिया में सबसे ज़्यादा 1700 से ज़्यादा ग्लोबल कंपैटिबिलिटी सेंटर है जो लगातार तेजी से बढ़ रहे हैं। भारत के बाद पोलैंड में करीब 400 और रोमानिया में 300 जीसीसी हैं। साल 2022 में 65 नई जीसीसी भारत में आए और साल 2024 में संख्या बढ़कर 136 हो गई। रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज़ की तरफ। राहुल बाबा अब थकिए मत, अभी तो और हारना है, कांग्रेस पर अमित शाह का तंज। जी हाँ दोस्तों, आपको बता दें कि यहाँ पर केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष और कांग्रेस सांसद राहुल गांधी पर तंज कसते हुए कहा कि अभी आप हार से थकिए मत, अभी तो आपको बंगाल और तमिलनाडु में भी हारना है। अहमदाबाद में एक कार्यक्रम के दौरान अमित शाह ने कहा कि साल 2029 में एक बार फिर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में बीजेपी की सरकार बनेगी। अमित शाह अहमदाबाद नगर निगम के 330 करोड़ रुपए के विकास कार्यों के लोकार्पण कार्यक्रम में शामिल हुए। अपने संबोधन के दौरान उन्होंने कहा कि राहुल बाबा अभी आप थकिए मत, हार से मत थकिए, बंगाल और तमिलनाडु में हारना ही है, नक्की करके रखिए। उन्होंने कहा कि 2029 में फिर एक बार पीएम मोदी के नेतृत्व में बीजेपी की सरकार बनेगी और इसकी वजह बीजेपी के सिद्धांत हैं जिनसे जनता जुड़ी हुई है। रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज़ की तरफ। आईएनएस वागशीर में सवार होकर समंदर की गहराई में पहुंची राष्ट्रपति मुर्मू, नौसेना की ताकत का लिया जायजा। जी हाँ दोस्तों, राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने रविवार को कर्नाटक के कारवार नौसैनिक अड्डे पर कलवरी क्लास की पनडुब्बी आईएनएस वागशीर में सवार होकर समुद्र के भीतर यात्रा की। भारतीय सशस्त्र बलों की सुप्रीम कमांडर के तौर पर राष्ट्रपति ने नौसेना की ताकत और परिचालन क्षमताओं का जायजा लिया। इस विशेष यात्रा के दौरान नौसेना प्रमुख एडमिरल दिनेश के त्रिपाठी भी राष्ट्रपति के साथ पनडुब्बी में मौजूद रहे। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू के लिए किसी पनडुब्बी में पहली यात्रा है और ये कलवरी क्लास की पनडुब्बी में सवार होने वाली देश की पहली राष्ट्रपति बन गई हैं। रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज़ की तरफ। यूनुस के आवास से लेकर संसद तक कब्जा हो जाएगा, इनकलाब मंच ने दे दी तख्ता पलट की धमकी। जी हाँ दोस्तों, बांग्लादेश में उस्मान हादी की मौत के बाद भड़की हिंसा की आग शांत होने के बजाय बढ़ती जा रही है। इनकलाब मंच ने रविवार से ढाका और राजधानी से बाहर भी प्रदर्शन तेज कर दिए हैं। इनकलाब मंच ने देशव्यापी बंद का आह्वान किया। सुबह 11 बजे से ही बंद शुरू हो गया है और वहीं इनकलाब मंच के सदस्यों ने यूनिस सरकार को तख्ता पलट तक की चेतावनी दे डाली है। इनकलाब मंच में फेसबुक पोस्ट के जरिए बताया कि ढाका में शहबाग इलाके के जोरदार प्रदर्शन किया जाएगा और शुक्रवार से ही यहाँ बहुत सारे कार्यकर्ता धरने पर बैठे हैं। दोस्तों रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज़ की तरफ। उत्तर प्रदेश बना निवेश का ग्लोबल हब, योगी सरकार
सरकार के डिजिटल रिफॉर्म्स ने आकर्षित किया विदेशी निवेश। जी हाँ दोस्तों, आपको बता दें कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के $1 ट्रिलियन इकोनॉमी के विजन को धरातल पर उतारते हुए वर्ष 2025 उत्तर प्रदेश के लिए औद्योगिक स्वर्ण युग का वर्ष साबित हुआ है। राज्य सरकार द्वारा लागू किए गए संस्थागत सुधारों और डिजिटल नवाचारों ने उत्तर प्रदेश की छवि एक निवेश मैत्रीपूर्ण प्रदेश के रूप में पूरी दुनिया में स्थापित कर दी है। इन्वेस्ट यूपी जैसी समर्पित एजेंसी और उद्यमी मित्र जैसी अनूठी पहलों के माध्यम से उत्तर प्रदेश ने निवेशकों को न केवल भरोसेमंद वातावरण दिया, बल्कि प्रोजेक्ट की परिकल्पना से लेकर उसके क्रियान्वयन तक व्यक्तिगत हैंड होल्डिंग भी सुनिश्चित की। आपको ये कुछ लगता है दोस्तों, कमेंट में जरूर बताइए। वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक भी जरूर कीजिएगा। रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज की तरफ। अभी बंगाल में अमित शाह का 3 दिवसीय दौरा, संघ कार्यालय में होगी अहम रणनीतिक बैठक। जी हाँ दोस्तों, विधानसभा चुनाव से पहले केंद्रीय गृह मंत्री और वरिष्ठ भाजपा नेता अमित शाह 29 दिसंबर से 3 दिवसीय दौरे पर पश्चिम बंगाल आ रहे हैं। इस दौरे के दौरान संगठनात्मक समीक्षा, चुनावी रणनीति और कार्यकर्ता सक्रियता पर विशेष जोर रहेगा। कार्यक्रम के तहत अमित शाह कोलकाता स्थित राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के कार्यालय जाकर संघ पदाधिकारियों के साथ अहम बैठक भी करेंगे। दौरे की शुरुआत 29 दिसंबर की शाम को कोलकाता पहुंचने के साथ होगी। वहीं उसी रात गृह मंत्री भाजपा के शीर्ष नेताओं के साथ कोर ग्रुप की बैठक करेंगे, जिसमें चुनावी तैयारियों और राज्य की राजनीतिक स्थिति पर चर्चा हो सकती है। रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज की तरफ। 2026 में बढ़ेगी सुधारों की रफ्तार, पीएम मोदी ने मुख्य सचिवों की बैठक से पहले बताया एजेंडा। जी हाँ दोस्तों, नए साल से पहले प्रधानमंत्री मोदी ने देश को आश्वस्त किया है कि उनकी सरकार ईज ऑफ लिविंग यानी लोगों के जीवन को आसान बनाने के लिए और भी जोर शोर से काम करेगी। शुक्रवार को उन्होंने बताया कि इस साल सरकार ने टैक्स कानूनों को सरल बनाया, विवादों को सुलझाने की प्रक्रिया तेज की, मजदूरों के लिए नए नियम लाए और अनुपालन को आसान बनाया गया। शनिवार और रविवार को प्रधानमंत्री राज्यों के मुख्य सचिवों और केंद्र सरकार के वरिष्ठ अधिकारियों के साथ 5वें राष्ट्रीय मुख्य सचिव सम्मेलन बैठक की अध्यक्षता करेंगे। शुक्रवार को सुधारों को लेकर किए गए सिलसिलेवार पोस्ट को शेयर करते हुए पीएम मोदी ने कहा कि उनकी सरकार आने वाले समय में और अधिक जोश के साथ काम करेगी। उन्होंने कहा कि हमारी सरकार ईज ऑफ लिविंग को बढ़ावा देने के लिए प्रतिबद्ध है और ये थ्रेड उन उदाहरणों को दिखाता है हमने इस दिशा में कैसे काम किया। आने वाले समय में हमारे सुधारों का सिलसिला और भी तेजी से जारी रहेगा। रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज की तरफ। आरएसएस में बड़े बदलाव की तैयारी अब हर राज्य में होगा। राज्य प्रचारक और क्या क्या होंगे फेरबदल, आपको बता दें दोस्तों। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ ने अपनी शताब्दी वर्ष के बाद बड़े संगठनात्मक बदलाव की तैयारी की है। सूत्रों के मुताबिक आरएसएस में संगठन के तौर पर 3 बड़े बदलाव किए जा सकते हैं। सबसे बड़ा बदलाव प्रांत व्यवस्था को लेकर हो सकता है। मौजूदा प्रांत प्रचारकों की जगह अब हर राज्य में एक राज्य प्रचारक की नियुक्ति का प्रस्ताव है। उदाहरण के तौर पर उत्तर प्रदेश जैसे बड़े राज्य में जहां अभी 7 प्रांत प्रचारक हैं, वहां आगे केवल 1 राज्य प्रचारक होगा। पूरे राज्य में आरएसएस के काम की जिम्मेदारी राज्य प्रचारक पर ही होगी। वहीं आरएसएस ने काम करने के लिए अभी पूरे देश को 11 क्षेत्रों में बांटा हुआ है। नई व्यवस्था में इन्हें घटाकर 9 किया जा सकता है। बताया जा रहा है कि उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड को एक ही क्षेत्र में शामिल करने का प्रस्ताव है। वहीं राजस्थान को अलग क्षेत्र न रखकर उत्तर क्षेत्र में जोड़ा जाएगा। रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज की तरफ। पीएम मोदी की तस्वीर शेयर कर दिग्विजय सिंह ने छेड़ा विवाद, बीजेपी बोली कांग्रेस में खुली बगावत। जी हाँ दोस्तों, आपको बता दें कि कांग्रेस के वरिष्ठ नेता और राज्यसभा सांसद दिग्विजय सिंह ने भाजपा और आरएसएस की अप्रत्याशित प्रशंसा करके एक नया राजनीतिक विवाद खड़ा कर दिया है। यहाँ पर दिग्विजय सिंह ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की 90 के दशक की एक ब्लैक एंड व्हाइट तस्वीर साझा की और संघ भाजपा संगठन की ताकत पर प्रकाश डाला। ये पोस्ट तुरंत चर्चा में आ गई क्योंकि कांग्रेस अक्सर भाजपा और आरएसएस की कई मुद्दे पर आलोचना करती रही है, जिससे सिंह की टिप्पणी पार्टी की सामान्य नीति से बिल्कुल अलग दिखती है। सिंह द्वारा साझा की गई तस्वीर में युवा नरेंद्र मोदी गुजरात में एक सार्वजनिक कार्यक्रम में वरिष्ठ भाजपा नेता एल.के. आडवाणी के पास जमीन पर बैठे नजर आ रहे हैं। माना जाता है कि यह तस्वीर 1996 में गुजरात के पूर्व मुख्यमंत्री शंकर सिंह वघेला के शपथ ग्रहण समारोह के दौरान ली गई थी। तस्वीर का जिक्र करते हुए सिंह ने कहा कि यह दर्शाती है कि आरएसएस और भाजपा के जमीनी स्तर के कार्यकर्ता किस तरह संगठन में आगे बढ़ते हुए मुख्यमंत्री और यहाँ तक कि प्रधानमंत्री भी बन सकते हैं। उन्होंने इस सफर को संगठन की शक्ति बताया। रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज की तरफ। भीषण ठंड के साथ नए साल का आगाज, दिल्ली एनसीआर से जम्मू कश्मीर तक कड़ाके की सर्दी का अलर्ट आया। वेदर अपडेट। जी हाँ दोस्तों, नए साल पर कड़ाके की सर्दी के लिए तैयार हो जाइए क्योंकि आपके न्यू ईयर की शुरुआत भीषण ठंड के साथ होने वाली है। मौसम विभाग ने दिल्ली एनसीआर, उत्तर प्रदेश, बिहार, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड और जम्मू कश्मीर में भीषण ठंड का अलर्ट जारी किया है। इनमें से ज्यादातर राज्यों में बहुत घने कोहरे के साथ साथ शीतलहर का अलर्ट भी जारी किया गया है। मौसम विभाग के मुताबिक असम और मेघालय के साथ साथ बिहार,
हरियाणा और चंडीगढ़ के अलावा दिल्ली और हिमाचल प्रदेश में घने से बहुत घना कोहरा छाए रहने की संभावना है। मौसम विभाग ने उत्तर राजस्थान और झारखंड के कुछ इलाकों में 28 दिसंबर को शीतलहर चलने की संभावना जताई है। दिल्ली एनसीआर के मौसम पर बात करें तो 28 दिसंबर को सुबह के समय मध्यम से घना कोहरा छाए रहने की संभावना है। न्यूनतम तापमान 5 से 8 डिग्री सेल्सियस और अधिकतम तापमान 21 से 23 डिग्री सेल्सियस के बीच रह सकता है। मौसम विभाग ने वाहन चालकों को सतर्क रहने और कोहरे में फॉग लाइट का उपयोग करने की सलाह दी है। रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज की तरफ। मथुरा पहुंचे बीजेपी के नए प्रदेश अध्यक्ष पंकज चौधरी ने कहा 2027 में भाजपा फिर पूर्ण बहुमत से आएगी। जी हां दोस्तों, बीजेपी के नवनिर्वाचित प्रदेश अध्यक्ष पंकज चौधरी शनिवार को मथुरा आगरा के दौरे पर है। पार्टी के पदाधिकारियों एवं कार्यकर्ताओं ने अध्यक्ष का भव्य स्वागत किया। उसके बाद उनका काफिला श्री ठाकुर बाके बिहारी मंदिर के दर्शन के लिए रवाना हुआ। वहां प्रदेश अध्यक्ष ने बिहारी जी की पूजा अर्चना की और इस दौरान उन्होंने कहा कि साल 2027 के विधानसभा चुनाव में भाजपा फिर से पूर्ण बहुमत के साथ सरकार बनाएगी। पूजा अर्चना के बाद मंदिर के सेवायत ने अध्यक्ष को ठाकुर जी का प्रसाद और दुपट्टा पहनाकर आशीर्वाद दिया और इसके बाद मीडिया के सवालों के जवाब देते हुए उन्होंने कहा कि मैं राजनीतिक सवालों के जवाब नहीं दूंगा, केवल इतना ही कहूंगा कि बिहारी जी की शरण में पहुंचा हूं, आशीर्वाद लिया है। 2027 विधानसभा चुनाव में उत्तर प्रदेश में फिर से भाजपा की सरकार पूर्ण बहुमत से बनेगी। रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज तरफ। मुंबई बीएमसी चुनाव में योगी के बटोगे तो कटोगे का नया वर्जन, बीजेपी एमएनएस में टकराव, मराठी हिंदी भाषी विवाद बढ़ा। जी हां दोस्तों, मुंबई बीएमसी चुनावों के लिए नामांकन प्रक्रिया शुरू होने के बाद चुनावी माहौल गरमाने लगा है। पिछले साल हुए विधानसभा चुनावों में उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने महाराष्ट्र के कोल्हापुर में विशालगढ़ किले पर पथराव की घटना का जिक्र करते हुए हिंदुओं की एकता पर जोर कहा था कि बटोगे तो कटोगे। बाद में इस नारे में पूरे चुनावों की अलग मूड सेट कर दिया गया था। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने फिर कहा था कि एक हैं तो फिर सेफ हैं। 3.5 साल के लंबे इंतजार के बाद हो रहे मुंबई बीएमसी के चुनाव में यह नारा फिर से गूंज रहा है। मुंबई में इस नारे की गूंज के मराठी बनाम हिंदी भाषी विवाद भी बढ़ रहा है। ठाकरे ब्रदर्स के साथ आने के बाद मन से भी आक्रामक हो गई है और इससे बटोगे तो कटोगे के मुद्दे पर बीजेपी और मन से आमने सामने आ गए हैं। रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज़ की तरफ। महिला अपराध, बाल व मानव तस्करी पर गहरी चर्चा, सीएम योगी के समक्ष मिशन शक्ति और यक्ष ऐप का उद्घाटन। जी हां दोस्तों, यहाँ पर आपको बता दें कि उत्तर प्रदेश पुलिस का वरिष्ठ पुलिस अधिकारी सम्मेलन पुलिस मंथन 2025 में महिला अपराध, बाल व मानव तस्करी और संबंधित मुद्दों पर व्यापक चर्चा हुई। सम्मेलन में महिलाओं और बच्चों से जुड़े प्रमुख कार्यों और चुनौतियों पर एक प्रेजेंटेशन दिया गया, जिसमें एडीजी महिला एवं बाल सुधार संगठन पद्मजा चौहान ने अपनी बात रखी। दोस्तों, सीएम योगी आदित्यनाथ के समक्ष मिशन शक्ति केंद्र और जागरूकता कार्यक्रम पर भी चर्चा की गई, जिसमें पारिवारिक विघटन और लैंगिक अपराधों से जुड़े समाधान पर विचार विमर्श किया गया। रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज़ की तरफ। राबड़ी देवी के सरकारी आवास में है कई तहखाने, जेडीयू नेता नीरज कुमार का बड़ा खुलासा। जी हां दोस्तों, यहाँ पर आपको बता दें कि बिहार की पूर्व मुख्यमंत्री राबड़ी देवी के पटना स्थित 10 सर्कुलर रोड में गुरुवार रात से सामान को छोटे वाहनों में लादकर शिफ्ट किए जाने की तस्वीरें सामने आई थी। इसको लेकर जनता दल यूनाइटेड के मुख्य प्रवक्ता नीरज कुमार ने बड़ा बयान दिया है। इस बयान के बाद नया विवाद खड़ा हो गया है। बिहार की राजनीति में पिछले 30 वर्षों से 10 सर्कुलर रोड प्रमुख केंद्र रहा है। पहले उस आवास में राबड़ी देवी के भाई साधु यादव रहते थे। पहले 20 वर्ष से 10 सर्कुलर रोड बिहार की पूर्व मुख्यमंत्री राबड़ी देवी के नाम पर आवंटित है, लेकिन भवन निर्माण विभाग ने राबड़ी देवी को 10 सर्कुलर रोड खाली करने का आदेश दिया है। राबड़ी देवी के नाम पर अब 39 होर्डिंग रोड का नया आवास आवंटित किया गया है। रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज की तरफ। दुश्मन को धोखा, जासूसी और बारूदी सुरंग, अब राष्ट्रपति करेंगी सवारी। भारत की कलवरी क्लास पनडुब्बी की यह खासियत। जी हां दोस्तों, राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू 28 दिसंबर को इंडियन नेवी के सबमरीन में सवारी करेंगी। वो सबमरीन में सी सॉर्टी करेंगी और यहाँ पर इसके लिए राष्ट्रपति कारवार जाएंगी। वहाँ नेवी के कलवरी क्लास सबमरीन में राष्ट्रपति जाएंगी। राष्ट्रपति पिछले साल नेवी के पहले स्वदेशी एयरक्राफ्ट कैरियर में भी गई थी। इसी साल अक्टूबर में राष्ट्रपति ने एयरफोर्स के फाइटर जेट रफाल में भी उड़ान भरी थी।
दोस्तों रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज की तरफ। सभी भगोड़े आए, प्रक्रिया जारी है। ललित मोदी, विजय माल्या के वीडियो पर विदेश मंत्रालय ने दिया जवाब। जी हां दोस्तों, विदेश मंत्रालय ने देश के भगोड़ों को वापस लाने को लेकर एक बार फिर अपनी प्रतिबद्धता व्यक्त की है। विदेश मंत्रालय की तरफ से यह प्रतिक्रिया विजय माल्या और ललित मोदी के वीडियो के कुछ दिन बाद आई है। दोस्तों आपको कुछ लगता है कमेंट में जरूर बताइए। वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक जरूर कीजिएगा। रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज की तरफ। ऑपरेशन सिंदूर 2.0 की आशंका से खौफ में पाकिस्तान, एलओसी के पास तैनात किए काउंटर ड्रोन सिस्टम। जी हां दोस्तों, भारत की ऑपरेशन सिंदूर में हुई सटीक ड्रोन हमलों से घबराया पाकिस्तान अब नियंत्रण रेखा के साथ पाकिस्तान अधिकृत कश्मीर के आगे के इलाकों में बड़े पैमाने पर काउंटर ड्रोन सिस्टम तैनात कर रहा है। पाकिस्तान को ऑपरेशन सिंदूर 2.0 का डर सता रहा है, इसलिए उसने रावलाकोट, कोटली और भीमबर सेक्टरों के सामने नए एंटी ड्रोन उपकरण लगाए हैं। एलओसी के साथ पाकिस्तान ने 30 से अधिक विशेष एंटी ड्रोन यूनिट तैनात की है और ये काम मुख्य रूप से 12वीं इन्फेंट्री डिवीज़न और 23वीं इन्फेंट्री डिवीज़न के सैनिक कर रहे हैं। कोटली भीमबर इलाके में 23वीं डिवीज़न की ब्रिगेड काम संभाल रही है। इसका मकसद एलओसी के पास हवाई निगरानी और इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर को मजबूत करना है। दोस्तों रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज़ की तरफ। आतंकवाद की कमर तोड़ने की तैयारी, देश में पहली बार हथियारों का डेटाबेस लॉन्च। कैसे करेगा कमाल, आपको बता दें दोस्तों कि यहाँ पर आतंकवाद, उग्रवाद और संगठित अपराध के खिलाफ लड़ाई को मजबूत करने के लिए भारत ने बेहद अहम कदम उठाया है। शुक्रवार को देश में पहली बार लास्ट लूटेड एंड रिकवर्ड फायर आर्म डेटाबेस लॉन्च किया गया। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने गृह मंत्रालय के अधीन भारत की एंटी टेरर एजेंसी नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी की ओर से तैयार इस डेटाबेस का उद्घाटन